है एवरीवन, आप सुन रहे मेरी कहानी इश्क मुर्शिद मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 18। घरौदा चाइल्ड केयर सेंटर। सर ये तो जानता हूँ, ये चाइल्ड केयर सेंटर गरीबों और अनाथों की मसीहा मिसेस रमा चौधरी का है। लेकिन चाइल्ड केयर की आड़ में वहाँ गैर कानूनी तरीके से काफ़ी कुछ होता आ रहा है, जो एक इंसान के साथ साथ समाज के लिए भी सिर्फ खतरा ही है, गुलशन ग्रोवर ने कहा था। लेकिन उनकी बातों को सुन वेदिका अपनी जगह पर ही जैसे जम सी गई थी। सर सर आप ये क्या कह रहे हैं? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अभी भी वेदिका काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। तभी मिस्टर ग्रोवर ने एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, यही सच है वेदिका, और तुम मेरे प्रेस हाउस की सबसे काबिल रिपोर्टर भी हो। दैट्स वाई मैं तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहा हूँ। बट सर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे लिए ये बस एक मामूली सा काम है। डोंट वरी, तुम इसे काफ़ी इजीली हैंडल कर लोगे, मिस्टर ग्रोवर ने कहा था। तो वही उनकी बातों को सुनते ही वेदिका भी इस बार अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, जैसे कि वह भी उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी हो गई हो। लेकिन अभी वह वहाँ से आगे बढ़ पाती उससे पहले ही मिस्टर ग्रोवर ने आगे कहा, तुम फिक्र मत करना, इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा पूरा साथ मोहित देगा। तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। जिस पर वेदिका एक बार फिर से बस अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए उस केबिन से बाहर निकल गई थी। तो वही पीछे रह गए मिस्टर ग्रोवर भी अपने आंखों पर टंगे चश्मे को थोड़ा सीधा करते हुए अब तक काफ़ी सीरियस नजर आने लगे थे। तभी वेदिका के पीछे ही एक दूसरे शख्स, जिनकी उम्र लगभग 45 के आसपास थी, केबिन के भीतर आते हुए अभी कुछ कहते उससे पहले ही मिस्टर ग्रोवर ने कहा, यस मिस्टर जोशी, आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अब हमारे प्रेस हाउस का सीनियर एडिटर ऐसे परेशान रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? इस बार अपनी बातों को कहते हुए मिस्टर ग्रोवर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। तभी मिस्टर जोशी यानी कि प्रेस हाउस के सीनियर एडिटर मिस्टर संजय जोशी ने कहा, सर आपको क्या लगता है, क्या मिस वेदिका इस बार अपने प्रोजेक्ट में सक्सेस हो पाएंगी? क्योंकि यह बात तो आप भी जानते हैं कि इस वक्त घरौदा चाइल्ड केयर के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिर्फ रमा चौधरी ही नहीं बल्कि वेदिका व्यास के डैड मिस्टर रजनीश व्यास भी शामिल हैं। और ये सच्चाई जानने के बाद क्या वो अपने डैड के खिलाफ जाना पसंद करेंगी? जोशी, लगता है अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। अगर ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर तुम टेंशन लेते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब तुम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाओगे। चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ मिस्टर ग्रोवर ने कहा था। लेकिन संजय जोशी अभी भी थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। सर एक बात और है, मिस वेदिका पिछले 4 सालों से रमा चौधरी के बेटे राम के साथ। लेकिन ना जाने क्यों इतना कहते हुए मिस्टर जोशी अचानक से चुप हो गए थे, या शायद उन्होंने जानबूझकर अपनी बातों को वहीं पर छोड़ा था। लेकिन उनकी इस आधी अधूरी बातों को सुन मिस्टर ग्रोवर की भौहें तन चुकी थी। कोई बात नहीं जोशी, तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की लीड भले ही मिस वेदिका करेंगी, लेकिन हर काम का डिटेल मुझे मोहित ला कर देगा। मोहित? इस नाम को सुनते ही अचानक से संजय जोशी थोड़े चौंक से गए थे, क्योंकि मोहित यानी कि मोहित जोशी जो वेदिका की तरह ही एक रिपोर्टर था, तो वही अच्युत और राज के दोस्तों के ग्रुप में शामिल मंदिरा जोशी और मोहित जोशी संजय जोशी के ही बच्चे थे। जिस वजह से इतने बड़े प्रोजेक्ट में मोहित को भी इन्वॉल्व देख मिस्टर जोशी थोड़े चौंक से गए थे। तो उधर दूसरी तरफ कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हुई राध्या कमरे में आई ही थी कि तभी उसने देखा कि सिया अपने उन्हीं कपड़ों में ही बेड पर सो चुकी थी, जिसे देख वह भी आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर एक कंबल डाल दिया था। लेकिन कमरे के बाहर निकलते ही सामने खड़े राम को देख वो थोड़ी चौंक सी गई थी। आह राम भाई, आप इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सिया। राम ने भी बस जवाब में इतना ही कहा था कि राध्या खुद ही कमरे के दरवाजे को खोलते हुए
एक हल्की धीमी आवाज़ में कहा, अब तो वो आपकी ही है, फिर उससे मिलने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की क्या ज़रूरत। लेकिन उसकी बातों को सुन राम की भौहें सिकुड़ चुकी थी। तो वही राध्या हल्का मुस्कुरा दी थी। डोंट वरी, थोड़े गुस्से में ही सही, लेकिन मामी जी अपने काम पर जा चुकी हैं। घर का माहौल ठीक नहीं है तो मामा जी भी घर पर रेस्ट करने की बजाय बाहर शायद अपने स्टोर पर गए हुए हैं। नानू आज पूरे दिन इस्कॉन टेम्पल में रहेंगे और मैं और अच्युत कॉलेज जा रहे हैं, इसलिए शाम तक आप भी आराम से उसके साथ वक्त गुजार सकते हैं। अपनी बातों को कहते हुए राधा के चेहरे पर अब तक एक हंसी भी फैल गई थी और उसके साथ ही वो जल्दबाजी में ही वहां से आगे भी बढ़ गई थी। लेकिन पीछे रह गया राम अभी भी थोड़ा सख्त नजर आ रहा था। तभी उसकी नज़र कमरे के भीतर बेड पर लेटी हुई सिया की तरफ चली गई थी, जिसके देखने मात्र से ही उसका सख्त चेहरा अब तक नॉर्मल हो चुका था। आंखों में एक चमक थी और वो भी कमरे के भीतर चला गया था। लेकिन अभी वो बेड के पास ही खड़ा उसे सोते हुए एकटक देख ही रहा था कि तभी कमरे के भीतर आते हुए शताक्षी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अरे राम, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ शताक्षी का इतना कहना था कि राम के साथ साथ बेड पर सो रही सिया भी चिहुकते हुए अपनी जगह पर बैठ गई थी। तभी राम ने कहा, वो बुआ, मैं बस सिया से ये पूछने आया था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैं थोड़ा बाहर जा रहा था, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत। राम बेटा, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसके लिए हम हैं ना। ये देखो, सिया के लिए मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना के लाई हूँ। अब बताओ, तुम्हें लगता है कि यहाँ सिया का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अपनी बातों को कहते हुए शताक्षी ने अब तक अपने हाथों में पकड़े नाश्ते की प्लेट को सामने ही टेबल पर रख दिया था। तो वही इस बार राम भी बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकल गया था। लेकिन उसे ऐसे जाते देख शताक्षी के होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी और बेड पर बैठी सिया के बगल में ही वह खुद भी बैठ गई थी। सिया बेटा, पहले चलो नहा लो, फिर इन गर्मा गर्म पूड़ियों को खाने के बाद आराम से सोना, ठीक है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सिया खामोश थी, जिसे देख शताक्षी के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट साफ नजर आने लगी थी। फिर भी अपने उस झुंझलाहट पर काबू पाते हुए उन्होंने इस बार सिया की हथेलियों को पकड़ते हुए कहा, सिया, इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है वो मैं अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी माहौल थोड़ा गर्म है, नहीं तो कुछ दिनों में ही देखना तुम्हारे बाबा खुद आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। इस बार शताक्षी के इन बातों को सुन सिया की आंखें काफी जल्दबाजी में ऊपर उठते हुए हल्की चमक उठी थी। क्या क्या आप सच कह रही हैं? बाबा बाबा हमें लेने के लिए आएंगे? लेकिन इतना कहते हुए सिया की आंखें छलक आई थी। तभी शताक्षी ने कहा, क्यों नहीं आएंगे? तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और ये बात तुम खुद भी तो जानती हो ना। फिर भला अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे बाबा तुमसे ज़्यादा दिन तक नाराज रह सकते हैं? लेकिन इस बार सिया की नज़रें झुक गई थी। हमसे हमसे गलती हुआ है, इस वजह से वो नाराज हैं। तो क्या वो मुझे? बिल्कुल, वो तुम्हें माफ़ भी करेंगे और तुम्हें अपने साथ वापस अयोध्या भी लेकर जाएंगे, क्योंकि तुम दिल्ली में रहने के लिए नहीं, तुम तो अयोध्या की सिया हो, है ना। शताक्षी चौधरी ने आगे कहा, लेकिन सिया खामोश थी। तभी शताक्षी ने आगे कहा, सिया, तुम ये बात मानती हो कि तुमसे गलती हुआ है, इसलिए तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज हैं, लेकिन राम, उसके बारे में सोचो। शताक्षी के मुंह से इस बार राम का नाम सुनते ही सिया की पलकें एक बार फिर से उठ चुकी थी, लेकिन इस बार उन नज़रों में एक सवाल भी था, जिसे देख शताक्षी ने आगे कहा, वो बेचारा तो बेकसूर होकर भी उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उसने तो बस तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र डाला था, लेकिन उसकी माँ अब तो उसका शकल भी नहीं देखना चाहती। अब तुम ही बताओ, ये भी कोई शादी हुआ?
क्या तुम्हारी राधा जीजी का शादी ऐसे ही हो रहा था? नहीं ना? ऊपर से उसकी वो गर्लफ्रेंड वेदिका, सिया, वो पिछले 4 साल से साथ है और लगभग 14 साल से दोस्त हैं। अब इस झमेले की वजह से उनका रिश्ता भी अब टूटने की कगार पर है। टूटने की कगार पर क्या, समझ लो कि टूट ही गया। बस ये शुक्र मनाओ कि अभी वेदिका को कुछ मालूम नहीं है, नहीं तो अब तक मेरे बेटे राम को बिना किसी गलती की इतनी बड़ी सजा मिल चुकी होती। काफी दुख भरे लहजे में शताक्षी ने अपनी बातों को कहा था, तो वहीं उनकी बातों को सुन सिया की नजरें एक बार फिर से झुक गई थी। साथ ही इस बार अपने गले में पहने मंगलसूत्र पर अपनी पकड़ कसते हुए किसी सोच में डूब चुकी थी। लेकिन उसे ऐसे देख शताक्षी के होठों पर तिरछी मुस्कान थी और इसके साथ ही सिया के सिर पर अपनी हथेलियों को फेरते हुए कहा, सिया बेटा, मेरे राम को तो बिना किसी गलती की सजा मिल रही है। तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज हैं तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। फिर एक बार राम के बारे में सोचो। उसकी माँ, जिनका वो लाडला था, वो नाराज बैठी हैं। यहाँ तक कि भाभी ने तो अपना खाना पीना सब छोड़ रखा है। और अभी वो वेदिका, वो तो राम को अपनी आत्मा से प्यार करती है। जब उस बेचारी को मालूम हो चलेगा तब कहीं वो अपने प्राण ही न त्याग दे। लेकिन सिया खामोश थी। तभी शताक्षी एक बार फिर से हल्का मुस्कुराते हुए ही कहा था, अच्छा ये सारी बातें छोड़ो। अब राम जी ने जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। पहले चलो तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए पानी तैयार कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, ठीक है? शताक्षी ने आगे कहा और कमरे से ही अटैच्ड बाथरूम के भीतर चली गई थी। तभी पीछे रह गई सिया भी अब तक उस मंगलसूत्र से अपनी पकड़ को हटाते हुए उसे अपने गले से उतार दिया था। हम इतने खुदगर्ज और मतलबी नहीं हो सकते, एक हल्की धीमी आवाज में कहा और अपनी जगह से खड़े होते हुए बाथरूम के भीतर चली गई थी। तब तक शताक्षी, जो बाहर ही उसकी नज़र सीधा मंगलसूत्र पर थी, एक बार फिर से हल्का मुस्कुरा दी थी। मुझे मालूम था ये अयोध्या वाले दिल के मामले में थोड़े कच्चे होते हैं। थोड़ी सी शराफत दिखाओ नहीं कि ये तुम्हें अपने सिर पर बैठा लेंगे, बेवकूफ लड़की। जहाँ अभी शताक्षी ने इतना कहा ही था कि तभी बाथरूम के भीतर से सिया के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन उसे सुनते ही शताक्षी ने इस बार थोड़ा हंसते हुए कहा, क्या हुआ सिया बेटा, पानी ज़्यादा गर्म था क्या? अरे थोड़ा संभल कर बेटा, इतनी भी बेख्याली अच्छी बात नहीं है। और आगे बढ़ते हुए उसने एक नज़र खाने की प्लेट पर भी डाल दिया था। अभी तो शुरुआत है सिया, राम को अपने बस में करने की सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। बस तुम देखती जाओ, तुम्हारा मैं वो हाल करूँगी कि तुम खुद यहाँ से मेरे राम की ज़िंदगी से भागती फिरोगी। और सामने ही रखे बेड पर जाकर एक बार फिर से शताक्षी के होठों पर एक हंसी फैल गई थी। तो उधर दूसरी तरफ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के कैंपस के भीतर जाते ही अच्युत और राध्या अपने कार से बाहर निकले ही थे कि उनके सामने ही काफ़ी गुस्से में रौनक अपने दोनों बाजुओं को बांधे खड़ा था, जिसे देख अच्युत के साथ साथ खुद राध्या की भी भौं में सिकुड़ चुकी थी। तभी राध्या ने कहा, रौनक लिसन, उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी भी गलती थी। तुम फिलहाल साइड से हटो, मुझे तुमसे नहीं इस अच्युत चौधरी के साथ हिसाब क्लियर करना है। अच्युत के सामने खड़ी राध्या को देख रौनक ने कहा था, जिसके जवाब में राध्या ने कहा, क्यों, मेरे से डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मुझे तो हंसी आ रही है। अच्युत चौधरी अपने बचाव के लिए हर बार अपनी बहन को बीच में। एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ अभी रौनक का इतना कहना था कि तब तक उसके मुंह पर अच्युत एक जोरदार मुक्का जड़ते हुए कहा, मिल गया स्वाद या अभी और दूं? और अगले ही क्षण में दोनों एक दूसरे की कॉलर को पकड़े काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। जहां उन्हें ऐसे देख राध्या के साथ साथ एक तरफ खड़ी तुलिका भी उनकी तरफ ही दौड़ पड़ी थी। गाइस जस्ट स्टॉप इट, रौनक छोड़ो उसे, तुलिका ने कहा था। तभी राध्या ने कहा, अच्युत छोड़ना, अगर डीन तक बात गई तो फिर सीधे वो तुम्हारी मॉम से बात करेंगे। और लास्ट टाइम का इंसिडेंट याद है ना? अच्युत जस्ट लीव।
लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और ना ही वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। तो वही इस बार उन्हें अलग करने के लिए राज और वेद दौड़ पड़े थे, जिसमें वो कामयाब भी हो गए थे और अच्युत को लेकर वो तीनों क्लासरूम की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन पीछे रह गया रौनक, जिसके चेहरे पर अभी भी एक गुस्सा था और गुस्से में ही तुलिका से कुछ कहने भी वाला था कि तभी उसके सामने एक जूस का बोतल बढ़ाते हुए नुपुर ने कहा, रौनक जस्ट रिलैक्स। लेकिन रौनक, जो अभी भी गुस्से में ही था, नुपुर के हाथ से उस बोतल को सीधा जमीन पर पटकते हुए गुस्से में ही आगे बढ़ गया था। लेकिन रौनक के इस बर्ताव पर नुपुर का चेहरा थोड़ा लटक सा गया था। तभी पास ही खड़ी तुलिका ने उसके कंधे को हल्का दबाते हुए कहा, नुपुर, तुझे कितनी बार समझाया है कि रौनक को तेरी ये फिक्र, तेरा प्यार कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो उस राध्या को पसंद करता है और तू मेरी दोस्त है। इसलिए तुझे एक बार फिर से समझा रही हूँ, रौनक पर अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर दे। लेकिन नुपुर की नजरें इस वक्त जमीन पर गिरे उस बोतल पर था, जिसके भीतर का सारा जूस भी अब तक बाहर फैल चुका था। नुपुर यानी कि नुपुर गुप्ता, वेद गुप्ता की बहन, दिल्ली में ही एक 2 कमरे के किराए के मकान में रहते थे। इनके डैड दिल्ली के ही एक बैंक में कैशियर का काम करते थे। ये दोनों एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन नुपुर, जिसे तुलिका और रौनक का रहन सहन पसंद था और साथ ही वो रौनक को पसंद भी करती थी। लेकिन वही वेद, जो अच्युत और उनके ग्रुप का हिस्सा था, साथ ही वो एक सादगी पसंद इंसान था, जिसके इसी सादगी को राध्या पसंद करती थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसकी माँ शताक्षी चौधरी, जो इसी साधारण सी जिंदगी को और अपने पति को छोड़कर अपनी बेटी के साथ चौधरी भवन लौट गई थी, वो राध्या और वेद के रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। तो क्या इस डर से राध्या वेद को पसंद करना बंद कर देगी, या फिर वो वेद के लिए शताक्षी के खिलाफ जाएगी? लेकिन ये बात खुद राध्या भी नहीं जानती थी कि उसके आने वाले कल में क्या होने वाला है। तो उधर दूसरी तरफ राध्या के कमरे के बाहर शताक्षी हल्की घबराहट में चहलकदमी करते हुए नजर आ रही थी। तभी दूसरी तरफ से काफी जल्दबाजी में ही राम उसे एक ऑइंटमेंट पकड़ाते हुए कहा, लेकिन बुआ, सिया इतनी बुरी तरह से जली कैसे? अब क्या बताएं बेटा, छोटे शहर की लड़की है ना, उसे क्या मालूम कि शावर ऑन करने से पहले पानी का टेम्परेचर चेक कर ले। खैर, तुम चिंता मत करो, मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा, हल्के दुख भरे लहजे में शताक्षी ने कहा था और वापस से कमरे के भीतर चली गई थी। तभी राम ने हल्के खुले दरवाजे से ही देखा कि खुद को एक टॉवेल से लपेटे सिया बेड पर बैठी सिसकियां ले रही थी। लेकिन उसका कंधा इस वक्त काफी ज्यादा लाल था। अगले ही पल राम ने भी अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर ना जाने क्यों इस वक्त एक गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।